अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 4B का क्वेश्चन नंबर 1। तो मेरे पास ये बुक 2 है जिसको हम D2 भी बोलते हैं और उसका ये चैप्टर नंबर 4 चल रहा है। मैंने इस चैप्टर के नेम से एक सेपरेट प्लेलिस्ट बना दी हुई है, उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया हुआ है ताकि आपको इस चैप्टर से रिलेटेड तमाम सोल्यूशंस एक ही जगह पर आसानी से इसी प्लेलिस्ट में मिल सकें। इसके अलावा आपको डिस्क्रिप्शन में मेरे सोशल अकाउंट्स के लिंक यानी मेरी फेसबुक प्रोफाइल और मेरी इंस्टाग्राम प्रोफाइल का लिंक भी मिल जाएगा। आप इन्हीं अकाउंट्स के थ्रू अपने क्वेश्चंस को, सजेशंस को मुझ तक भी पहुंचा सकते हैं। तो आइए स्टार्ट कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को। मैंने क्वेश्चन नंबर 1 की स्टेटमेंट को नीचे नोट डाउन कर लिया है। हम पहले इसकी स्टेटमेंट को रीड करेंगे, समझेंगे, फिर पार्ट नंबर ए से स्टेप बाय स्टेप तमाम पार्ट्स को इसी वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो अब आपको सामने स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 1 की स्टेटमेंट लिखी हुई नजर आ रही है, नीचे पार्ट नंबर ए भी लिखा हुआ नजर आ रहा है। सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 की स्टेटमेंट को रीड कर लेते हैं, समझ लेते हैं, फिर पार्ट नंबर ए से स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 की स्टेटमेंट में लिखा हुआ है इट इज गिवन दैट, यानी आपको कोई चीज प्रोवाइड की गई है और वो क्या है, वो है यूनिवर्सल सेट। आप देख सकते हैं आगे यूनिवर्सल सेट लिखा हुआ है, इस तरह का सिंबल कहीं भी बना हुआ नजर आए आपने उसको यूनिवर्सल सेट पढ़ना होता है। यूनिवर्सल सेट से मुराद एक ऐसा सेट होता है जिसमें बाकी तमाम सेट के एलिमेंट्स मौजूद होते हैं, और बाकी तमाम सेट से मुराद वो सेट्स होते हैं जो आपको उसी सेम क्वेश्चन में यूनिवर्सल सेट के अलावा बताए जाते हैं, दिए जाते हैं। तो आपको भी इस क्वेश्चन में डिफरेंट पार्ट्स में जो डिफरेंट सेट्स नजर आएंगे उन तमाम के एलिमेंट्स बेसिकली इसी सेट जिसको हमने यूनिवर्सल सेट कहा है इसी में मौजूद होंगे, इसीलिए हम इसको यूनिवर्सल सेट कह रहे होते हैं, क्योंकि ये बाकी तमाम सेट के एलिमेंट्स को कंटेन कर रहा होता है। और याद रखिएगा बाकी तमाम सेट से मुराद वही सेट्स होते हैं जो आपके उस क्वेश्चन के अंदर यूनिवर्सल सेट के अलावा आपको बताए जाते हैं। तो आपको यूनिवर्सल सेट गिवन है जिसके अंदर लिखा हुआ लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट, जिसका मतलब है इस सेट के अंदर ऐसे एलिमेंट्स हैं जो कि इंग्लिश अल्फाबेट के लेटर्स हैं। अब इंग्लिश अल्फाबेट के लेटर्स आपको पता ही हैं, वो ए से स्टार्ट होते हैं, जी तक होते हैं। मैंने आपकी आसानी के लिए यहाँ पे यूनिवर्सल सेट कंप्लीट एलिमेंट्स समेत लिख दिया है। आप देख सकते हैं यहाँ पे यूनिवर्सल सेट लिखा हुआ है जिसमें एलिमेंट्स हैं ए बी सी डी ई, इसी तरीके से चलते जाएं जी तक। तो यही आपको यहाँ पर बताया गया। आगे कहा जा रहा है आपने कि ड्रॉ दी वेन डायग्राम, आपने एक वेन डायग्राम बनाकर दिखानी है टू इलस्ट्रेट दी फॉलोइंग सेट्स, उन सेट्स को जो कि इलस्ट्रेट करें जो कि आपके इस क्वेश्चन में डिफरेंट पार्ट्स में दिए गए हैं। जैसे ए पार्ट में देखें 2 सेट्स गिवन है, आपने इन सेट्स को वेन डायग्राम के थ्रू इलस्ट्रेट करके दिखाना है। वेन डायग्राम आप जानते हैं, इसके अंदर हम डिफरेंट सर्कल्स बनाते हैं और उन सर्कल्स को सेट का नाम देते हैं और उनके जरिए, उन सर्कल्स के जरिए अपने सेट के दरमियान जो रिलेशनशिप होता है उसको हम इलस्ट्रेट करते हैं। ये भी मैं बनाऊंगा तो आपके लिए और भी चीज़ें आसान हो जाएंगी समझना। तो आपने वेन डायग्राम्स बनानी है अपने सेट को इलस्ट्रेट करने के लिए। आगे लिखा हुआ है इन ईच केस, और हर पार्ट के अंदर फाइंड ए इंटरसेक्शन बी, आपने ए इंटरसेक्शन बी भी फाइंड आउट करना है। इस सिंबल को जो कि बीच में बना हुआ है आपको पता है हम इसको क्या पढ़ते हैं, इंटरसेक्शन। इससे क्या मुराद होती है, इससे मुराद होती है कॉमन एलिमेंट्स। जब भी किसी 2 या 2 से ज्यादा सेट्स के दरमियान लगा हुआ नजर आए तो जिनके ये दरमियान सिंबल लगा होता है इसका मतलब होता है आपने उन 2 सेट्स के अंदर जो कॉमन एलिमेंट्स है जन उनको लिख देना होता है। कॉमन का मतलब वो एलिमेंट जो ए में भी आ रहे हो और बी में भी आ रहे हो, जिस तरह यहाँ पर इंटरसेक्शन इन दोनों के दरमियान मौजूद है। तो इसी को हम इंटरसेक्शन फाइंड आउट करना कहते हैं, इसी को इंटरसेक्शन कहते हैं। तो आपने यहाँ पर वेन डायग्राम अलग से बनाकर दिखानी है और उसके बाद उनका इंटरसेक्शन अलग से फाइंड आउट करके दिखाना है। तो उम्मीद है स्टेटमेंट क्लियर होगी। अब हम स्टार्ट करते हैं पार्ट नंबर ए को। तो पार्ट नंबर ए में आप देख सकते हैं 2 सेट्स गिवन है, एक सेट ए और एक सेट बी। ए सेट के अंदर 5 एलिमेंट्स हैं, ए बी सी और ई और एफ, और बी सेट के अंदर भी 5 एलिमेंट्स हैं, बी सी ओ पी एंड क्यू। तो आपने सबसे पहले इनकी वेन डायग्राम बनानी है। तो वेन डायग्राम बनाने के लिए जब आपके पास यूनिवर्सल सेट ऊपर बताया गया हो, सबसे पहला काम जो आपने करना होता है वो होता है आपने एक रेक्टेंगल बनाना होता है। तो हम भी यहाँ पर एक रेक्टेंगल बना लेते हैं। तो लेट्स से ये मैंने एक जो है रेक्टेंगल इस तरीके से बना लिया। अब आपने इस रेक्टेंगल के बिल्कुल कॉर्नर पे यूनिवर्सल सेट का जो सिंबल होता है उसको मेंशन कर देना होता है। इसका मतलब होता है कि ये जो रेक्टेंगल के अंदर तमाम रीजन है ये यूनिवर्सल सेट को बिलोंग करता है। आपने ये यूनिवर्सल सेट का सिंबल बाहर भी लिख सकते हैं तो भी ठीक है। अब आपने देखना होता है कि आपके पास किस तरह के सेट्स मौजूद हैं। तो अगर आपके पास ऐसे सेट्स मौजूद हों जिसमें कुछ एलिमेंट्स कॉमन हो और कुछ ना हो तो आप हमेशा ओवरलैपिंग सर्कल्स बनाते हैं। और अगर आपके पास ऐसे सेट्स मौजूद हों जिसमें कुछ भी कॉमन ना हो तो आप 2 ऐसे सर्कल्स बनाते हैं जो एक दूसरे को टच ना कर रहे हों। और अगर आपके पास ऐसा केस आ जाए कि एक सेट के तमाम एलिमेंट दूसरे सेट में मौजूद हो तो तब आप 2 ऐसे सर्कल बनाते हैं जिसमें एक बड़ा सर्कल होता है और दूसरा सर्कल उसके अंदर होता है। ये केस टू केस वेरी करता है। मैं यहाँ पर जितने भी तरीकों से वेन डायग्राम पॉसिबल होगी वो सारी की सारी आपको बताऊंगा ताकि आपके लिए समझना आसान रहे। तो अब हम देखते हैं हमारे पास जो सेट्स हैं वो किस तरह के हैं। तो आप नोटिस करें यहाँ पर जो ए और बी सेट गिवन है इसमें कुछ एलिमेंट्स दोनों के अंदर मौजूद हैं यानी कॉमन है, और कुछ अनकॉमन भी है यानी कुछ दोनों में मौजूद नहीं है। जैसे देखिए यहाँ पर भी बी लिखा हुआ है और सी है
और दूसरे सेट के अंदर भी बी और सी लिखा हुआ है, इसका मतलब इसमें कुछ एलिमेंट्स कॉमन हैं और बाकी ए ई एफ आप देख सकते हैं वो दोनों में कॉमन नहीं है, इसमें है उसमें नहीं है। तो जब ऐसा सिनेरियो आपके पास आए तब आपने लाजमी ओवरलैपिंग सर्कल्स बनाने हैं। ओवरलैपिंग सर्कल्स क्या होते हैं मैं आपको बनाकर दिखाता हूँ। आपने एक सर्कल इस तरह बनाना है और दूसरा सर्कल इसको कुछ हिस्से को टच कर रहा होगा, ओवरलैप कर रहा होगा, इसलिए हम इसको ओवरलैपिंग सर्कल्स कह रहे होते हैं। तो आपने इनको बेहतर अंदाज में बनाना है कि जिससे ये क्लियरली विजिबल भी रहें और इनके साइज कोशिश करिएगा एक जैसे हों ताकि ये बुरे ना लगे। इनको बोलते हैं ओवरलैपिंग सर्कल्स। आप देख सकते हैं इनमें कुछ रीजन एक सर्कल का दूसरे सर्कल के ऊपर मौजूद है, ओवरलैप कर रहा है, कॉमन रीजन इसको भी हम बोल सकते हैं। इन्हीं को हम कहते हैं ओवरलैपिंग सर्कल्स। अब आपने इन ओवरलैपिंग सर्कल्स के नाम भी रखने हैं आपके पास, क्योंकि दो सेट गिवन है ए और बी, तो एक सर्कल का नाम आप ए रख लेंगे और एक सर्कल के ऊपर आप बी लिख देंगे। तो बेसिकली ये ए वाला सर्कल ए सेट के एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करेगा, बी वाला सर्कल बी सेट के एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करेगा और बीच में जो ये ओवरलैपिंग रीजन है जो एक दूसरे सर्कल के ऊपर मौजूद है, ये सर्कल्स, ये वाला कॉमन रीजन उन एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करेगा जो इन दोनों में कॉमन मौजूद है। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले इसी को फिल करना है, यानी आपने देखना है कि आपके दोनों सेट में कौन से एलिमेंट्स ऐसे हैं जो दोनों सेट में मौजूद है, कॉमन है, और वो थे बी और सी। तो आपने हमेशा कॉमन एलिमेंट्स को इस सिनेरियो में यहाँ पर बिल्कुल सेंटर में मेंशन कर देना है, जैसे मैंने मेंशन कर दिया। अब इसके बाद जो कॉमन एलिमेंट्स के अलावा जो एलिमेंट्स बचेंगे ए सेट के, वो ए में लिख दीजिएगा और बी के बी में लिख दीजिएगा। तो देखिए बी सी के अलावा ए ई और एफ बचता है, तो आप ए सेट में लिख दें बी सी के अलावा ए ई और एफ। इस तरीके से आप किसी भी पोजीशन में लिख सकते हैं, बस स्पेस डाल के लिखिएगा। बी सी के अलावा बी सेट में क्या बचता है, ओ पी और क्यू, तो आप यहाँ पे लिख दें ओ पी एंड क्यू, ये आपने यहाँ पर लिख दिया। ठीक हो गया। अब आपने क्या करना है, जब आपने सारे एलिमेंट्स इस तरीके से लिख दिए, कॉमन वाले बीच में होंगे, इनको बार बार नहीं लिखना होता, जिस बीच में लिखा होता है। अब आपने देखना है कि इस ए और बी सेट के अंदर जो एलिमेंट्स आ गए हैं वो तो ठीक है, इनके अलावा जो एलिमेंट्स बच गए हैं उनको आपने इन दोनों सर्कल्स के बाहर यहाँ पे लिखना है, जो कि यूनिवर्सल सेट का रीजन होता है। वैसे तो सारा रीजन यूनिवर्सल सेट का है, लेकिन स्पेसिफिकली वो एलिमेंट्स आपने अलग से लिखने हैं जो आपके ए और बी सेट में मौजूद नहीं है लेकिन यूनिवर्सल सेट में है। अब आप देखें ए और बी में कौन से मौजूद हैं, ए ई बी सी और एफ। मैं यहाँ पे टिक कर देता हूँ, ए ई बी सी और एफ, ये तो आपके पास ए ई बी सी और एफ तो मौजूद है, और इधर ओ पी और क्यू भी हैं, इन पे भी टिक कर दें, ओ पी एंड क्यू। ये वो एलिमेंट्स हैं जिन पे मैंने ऊपर टिक किया जो ए में भी और बी में भी नजर आ रहे हैं। इसके अलावा जो एलिमेंट्स बच जाते हैं वो आपने सारे इन दोनों सर्कल्स के बाहर लिखने हैं, वो यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट्स हैं। तो देखिए कौन कौन से बच गए, एक तो डी बच गया, यहाँ पे लिखा हुआ है, आप डी को लिख लें। इसके अलावा आप देखें ई तो आ चुका है, एफ भी आ चुका है, जी बच गया, जी को लिख लें। इसके अलावा आप देखें एच नहीं आया, एच को लिख लें। इसके बाद आई नहीं आया, आई को लिख लें। जे नहीं आया, जे को लिख लें। इसी तरीके से आप लिखते जाएं, के आपके पास यहाँ पर और क्या है, एल है, यहाँ पे लिख लें। जहाँ जहाँ पर आपको जगह मिलती है आपने वहाँ पर उनको मेंशन करते जाना है। इसके अलावा एम नहीं आया, आप एम को मेंशन कर लें, एन नहीं आया, एन को मेंशन कर लें। और भी आप देख सकते हैं आपके पास ओ पी क्यू आ चुके हैं, इसको छोड़ दें। आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जी कोई भी नहीं आया, इन सारों को लिखना पड़ेगा, यानी आर एस टी यू, ठीक है, वी, और कुछ को यहाँ पे लिख लेता हूँ, डब्ल्यू एक्स वाई एंड जी। तो वो एलिमेंट्स जो इन सेट के अंदर आ चुके हैं उनको छोड़ देना है। उसके अलावा जो बच गए यूनिवर्सल सेट में जो आपको बताया वो आपने इस तरह बाहर लिख देने हैं। ये आपने बेसिकली इस ए सेट की, यानी इस ए वाले पार्ट की जिसमें दो सेट्स गिवन थे, वेन डायग्राम बना ली। तो ये आपने वेन डायग्राम बना ली। अब आपने अगला काम क्या करना है, आपने ए इंटरसेक्शन बी भी फाइंड आउट करके दिखाना है। तो वो भी हमें बड़े आसानी से पता चल जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी का मतलब होता है वो एलिमेंट्स जो ए और बी सेट में कॉमन थे, और वो आपको यहीं से पता चल जाएगा। जो यहाँ पर सेंटर में लिखे हुआ करेंगे वही वो एलिमेंट्स थे जो कि दोनों सेट में मौजूद थे, कॉमन थे। और इंटरसेक्शन आपको यही कहता है कि आपने इन दो सेट के कॉमन एलिमेंट्स ही निकाल कर बताने होते हैं। तो आपको पता है इन दोनों सेट में जो कॉमन एलिमेंट्स थे वो थे बी और सी, तो इसलिए आप इस तरह कर्ली ब्रैकेट्स लगाएंगे, इसमें बी कॉमा सी लिख देंगे और कर्ली ब्रैकेट्स को क्लोज कर देंगे। इसी को कहते हैं इंटरसेक्शन फाइंड आउट करना, यानी दो सेट के कॉमन एलिमेंट्स को फाइंड करना। वो आपको यहाँ पर वेन डायग्राम से भी पता चल रहे होंगे जो बीच में कॉमन रीजन में लिखे होंगे। तो ये आपका फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया। अब करते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट। तो अब आपको सामने स्क्रीन पर पार्ट नंबर बी लिखा हुआ नजर आ रहा है। इसमें भी दो सेट्स गिवन है, सेट ए और सेट बी। ए सेट के अंदर 4 एलिमेंट्स हैं, ए सी ई और जी, और बी सेट में 3 एलिमेंट्स हैं, पी क्यू और आर। अगेन आपने पहले वेन डायग्राम बनानी है। तो इस केस में दो तरह की वेन डायग्राम्स पॉसिबल है, मैं आपको दोनों बनाकर दिखाऊंगा। दोनों में से जो आपको कह लें स्कूल में फॉलो की जा रही है, आपकी क्लास में फॉलो होगी, आपने उसी को कंटिन्यू कर लेना है। मैं आपको दोनों बता रहा हूँ ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। तो सबसे पहले तो आप देखें कि इन सेट के दरमियान रिलेशनशिप क्या है। तो नोटिस करें इन सेट के अंदर कुछ भी चीज़ कॉमन नहीं है। पहले सेट के अंदर जो जितने भी एलिमेंट्स हैं वो दूसरे में नहीं है, या यूं कह लें दूसरे सेट के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो पहले में नहीं है। दोनों के अंदर कुछ भी कॉमन मौजूद नहीं है। ऐसे केस के अंदर हम कहते हैं कि हमारे पास डिसजॉइंट सेट्स हैं।
ऐसे सेट्स हैं जिनमें कुछ भी कॉमन नहीं, इनके लिए हम दो अलग अलग सर्कल्स बनाकर भी इनको रिप्रेजेंट कर सकते हैं वन डायग्राम में, और ओवरलैपिंग सर्कल्स बनाकर भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जिस तरह पहले मैंने आपको बनाकर दिखाया। तो मैं दोनों बताऊंगा, आपने दोनों देखने, फिर आपने खुद से डिसाइड करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमारे पास यूनिवर्सल सेट गिवन है, तो एज यूजुअल हम सबसे पहले एक रेक्टेंगल बनाएंगे, जो मैंने आपके लिए यहाँ पर इस तरीके से बना लिया है। पहले मैं ओवरलैपिंग केस वाला बता रहा हूँ, तो हम यहाँ पर दो सर्कल्स बनाएंगे जो कि ओवरलैपिंग होने चाहिए, यानी जो एक दूसरे को टच कर रहे हो, एक दूसरे में कुछ रीजन उनका कॉमन हो। तो मैंने यहाँ पर ये दोनों सर्कल्स आपके सामने बना दिए। इसमें आप देख सकते हैं इनमें कुछ रीजन ओवरलैप कर रहा है, इसी को ओवरलैपिंग सर्कल्स बोलते हैं। इसके कॉर्नर पे आपने यूनिवर्सल सेट का सिंबल बनाना है, जिस तरह मैंने यहाँ पर बना लिया। एक का नाम आपने हमेशा की तरह ए रख लेना है, एक का नाम बी रख लेना है। उन्हीं सेट्स के नेम पे रखेंगे जो आपके पास गिवन होंगे। अब आप पहले देखें कि जो एक कॉमन रीजन होता है, जो ओवरलैपिंग रीजन होता है, इसमें वो एलिमेंट्स लिखने होते हैं जो इन दोनों सेट में आ रहे हो, कॉमन हो, दोनों सेट में मौजूद हो। तो ऐसा तो कोई भी एलिमेंट नहीं है, इसका मतलब इसके सेंटर में कोई भी एलिमेंट्स नहीं लिखेंगे। इसके अलावा अब क्या हुआ कि जब सेंटर में नहीं लिखेंगे तो इसका मतलब ये हुआ कि अब जो ए के एलिमेंट्स हैं वो ए वाले सर्कल में लिख देंगे, जो बी के एलिमेंट्स हैं वो बी वाले सर्कल में लिख देंगे, इस सेंटर वाले रीजन को छोड़कर। तो ए के अंदर क्या एलिमेंट्स हैं, ए, सी, ई एंड जी। तो आप लिख लें यहाँ पर ए, सी, ई एंड जी, ये मैंने ए में लिख लिया। और बी में क्या एलिमेंट्स हैं, पी, क्यू और आर। तो आप लिख लें पी, क्यू और आर। ये आपने किस में लिख लिया, बी वाले सेट में लिख लिया। अब आपने जब ए और बी सेट के एलिमेंट्स लिख देने होते हैं, तो इन एलिमेंट्स के अलावा वो एलिमेंट्स जो बच गए हैं और यूनिवर्सल सेट में हैं, वो भी आपने लिखने होते हैं दोनों सर्कल्स के बाहर और इस रेक्टेंगल के अंदर रहते हुए। पहले देख लेते हैं कौन कौन से ए और बी में आ चुके हैं। तो ए में आ चुका है ए, सी, ई और जी। मैं यहाँ पर टिक करता जाता हूँ, यूनिवर्सल सेट ऊपर मेंशन्ड है, ए, सी, ई और जी तो आ चुके हैं। और पी, क्यू, आर आ चुका है बी में, तो इसको भी मेंशन कर लें, पी, क्यू और आर। तो जो एलिमेंट्स को मैंने टिक कर दिया, यानी जो आ चुके हैं उनको छोड़ दें। इसके अलावा जो बच गए हैं यूनिवर्सल सेट में मौजूद हैं, उनको आप लिखेंगे। अब वो कौन कौन से आप देख सकते हैं। बी आपके पास फॉर एग्जांपल जो है यहाँ पर लिखा हुआ है और यहाँ पर इन दोनों सेट के अंदर मौजूद नहीं है, उसको आप लिख लें। बी के बाद आप देखें यहाँ पर डी नहीं है, तो आप यहाँ पर डी लिख लें। डी के बाद आप नोटिस करते जाएं, यहाँ पर लिखते जाएं, एफ नहीं है, आप एफ लिख लें। एफ के बाद जी आ चुका है, छोड़ दें। एच नहीं है, एच लिख लें। आई भी नहीं है, यहाँ पर जे भी नहीं है, के भी नहीं है। इसी तरीके से आप यहाँ पे करते जाएं। तो मैं लिख लेता हूँ एल नहीं है, एम नहीं है, एन नहीं है, ओ नहीं है, पी, क्यू और आर तो यहाँ पे बी में लिखे हुए हैं, इसको छोड़ दें। उसके बाद एस से लेकर जो आपके पास हैं जी तक कुछ नहीं है, तो मैं एस यहाँ पे लिख लेता हूँ, टी लिख लेता हूँ, कुछ जगह यहाँ पे बची हुई है वो यहाँ पे पूरी कर लेता हूँ, यू, वी, ठीक है, डब्ल्यू, एक्स, वाई एंड जी। तो ये आपने इसकी जो है वेन डायग्राम बना ली इस तरीके से। अब जब आपने ये एलिमेंट्स आप कहीं पे भी लिख सकते हैं, बस इन दो सर्कल्स के बाहर होने चाहिए और इस रेक्टेंगल के अंदर अंदर होने चाहिए। ये वो वाले एलिमेंट्स हैं जो ए और बी के अंदर मौजूद नहीं है, याद रखिएगा, मैंने ऊपर आपको बता भी दिए हैं। तो ये आपने इनकी वेन डायग्राम बना ली। अब इसकी दूसरी वेन डायग्राम कैसे पॉसिबल थी वो भी मैं आपको जल्दी से यहाँ पर बता दूँ। वो मैं जस्ट यहाँ पर आपको इसके नीचे बता रहा हूँ। आप इस वेन डायग्राम को ऐसे भी बना सकते थे कि आप ऊपर क्या करते, एक इसी तरीके से रेक्टेंगल बनाते, उसके अंदर दो सर्कल्स बनाते, क्योंकि इनमें कुछ कॉमन नहीं है तो इनको आप अलग अलग भी बना सकते थे, यानी एक सर्कल अलग और दूसरा सर्कल इस तरीके से आप अलग बना लेते, जिस तरह मैंने भी यहाँ पर आपके लिए बना दिए। नाम वही रखते ए और बी। ए के अंदर ए के एलिमेंट्स लिख देते जिस तरह ऊपर लिखे हुए ए, सी, ई और जी, यहाँ पे लिख देते ए, सी, ई और जी। और बी के अंदर बी के एलिमेंट जो कि पी, क्यू, आर थे, ऊपर आप देख सकते हैं, वो आप वैसे का वैसे ही लिख देते इस तरीके से। और बाकी एलिमेंट जो बाहर लिखे हुए थे वो वैसे ही लिखे जाते हैं, जो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, बी, डी, एफ, एच, आई, जे, के, एल, एम, एन, ओ, एस, टी और हमारे पास क्या है, यू, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई, जी। तो यहाँ पे लिख देता हूँ यू, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई एंड जी, और यहाँ पे आपके पास यूनिवर्सल सेट का सिंबल। तो इस तरीके से भी इनकी वेन डायग्राम बनाई जा सकती थी, क्योंकि जब आपके पास दोनों सेट्स में कुछ भी कॉमन ना हो तो आप दो अलग अलग सर्कल्स रख के भी वेन डायग्राम बना सकते हैं। तो मैं दोनों इसलिए बता रहा हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो। अगर कोई ये वाली वेन डायग्राम फॉलो कर रहा है वो भी समझ जाए बात, और अगर कोई ये वाली फॉलो कर रहा है वो भी समझ जाए। मैंने दोनों बता दिए, हम ये दोनों फॉलो करते हैं। अब आपने जब ये कर लिया, अब आपके पास जस्ट एक चीज़ रहेगी, आपने ए इंटरसेक्शन बी भी निकालना था। तो मैं इसके बिल्कुल पैरेलल ही यहाँ पे
लिख देता हूँ, ए इंटरसेक्शन बी भी इसके दरमियान में लिख देता हूँ ताकि आपको याद रहे। तो ए इंटरसेक्शन बी का मतलब होता है वो एलिमेंट्स जो आपके दोनों सेट्स में कॉमन हो। अब आप देखिए आपके दोनों सेट में तो एलिमेंट्स कॉमन है ही नहीं, ना ए में ना बी में कोई ऐसा एलिमेंट नहीं जो दोनों में मौजूद हो, और वो वेन डायग्राम से ही पता चल जाएगा कि उसके सेंटर में अगर कोई भी एलिमेंट नहीं लिखा हुआ इस ओवरलैपिंग रीजन के अंदर, तो इसका मतलब इनमें कुछ भी कॉमन एलिमेंट नहीं है। तो ऐसे केस में आपने लिखना होता है एम्प्टी सेट, और एम्प्टी सेट को दो तरीकों से लिखा जाता है, या तो आप इस तरह का एक सिंबल बना लें, इसको हम बोलते हैं फाई, या फिर आप खाली इस तरह का सेट लिख दें, इसको भी बोलते हैं एम्प्टी सेट। तो दोनों में से कोई एक एक वक्त में यूज़ करते हैं, तो मैंने ये वाला यूज़ कर लिया। इसका मतलब है कि इन दोनों सेट का जो इंटरसेक्शन है वो एक एम्प्टी सेट है, यानी उनमें कुछ भी रीजन कुछ भी एलिमेंट्स कॉमन नहीं है। तो ये मैंने दोनों वेन डायग्राम्स भी आपको सिखा दी और ए इंटरसेक्शन बी भी निकाल कर बता दिया। अब चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ। तो अब आपको सामने स्क्रीन पर पार्ट नंबर सी लिखा हुआ नजर आ रहा है। तो पार्ट नंबर सी में हमारे पास एक सेट ए गिवन है जिसके अंदर टोटल 5 एलिमेंट्स हैं, एक्स वाई जी एम और एन, और एक सेट बी गिवन है जिसके अंदर लिख दिया गया कॉन्सोनेंट्स इन दी वर्ड मनी, यानी आपने इसके एलिमेंट्स खुद से लिखने हैं, और वो कौन से होंगे, वो होंगे जो कि इस वर्ड मनी में कॉन्सोनेंट्स बनते हैं। यानी आपको पहले देखना पड़ेगा वॉल्स किसको बोलते हैं। अगर आपको वॉल समझ आ जाए तो वॉल्स के अलावा जो लेटर्स बचते हैं उन्हीं को हम कॉन्सोनेंट्स कह रहे होते हैं। तो हम पहले इस सेट के एलिमेंट्स निकालेंगे और उसके बाद हम इसकी वेन डायग्राम बनाएंगे। तो पहले सेट के एलिमेंट्स को प्रॉपर्ली लिख लेते हैं। तो देखिए उन्होंने कहा है आपने कॉन्सोनेंट्स लिखने हैं इस वर्ड के अंदर जो मौजूद हैं। अब वॉल्स क्या होते हैं, वॉल्स कहते हैं ए ई आई ओ एंड यू को। तो इसके अलावा जितने भी लेटर्स होते हैं वो कॉन्सोनेंट्स की कैटेगरी में आते हैं। तो आप देखें अगर इसके अलावा जितने भी आपके पास लेटर्स इस वर्ड मनी में नजर आ रहे हैं वो आपने यहाँ पर लिख देने, वो इस सेट के एलिमेंट्स के तौर पे लिखे जाएंगे। तो देखें एम जो लिखा हुआ है पहला, वो आपको पता है वॉल नहीं होता, तो वो कॉन्सोनेंट होगा, तो इसलिए उसको यहाँ पे लिख लेंगे क्योंकि वॉल के अलावा ही हम हर चीज़ को कॉन्सोनेंट कह रहे होते हैं। तो इसके अलावा ओ देखें, ओ तो वॉल के अंदर आता है तो इसको छोड़ दें, ये नहीं आप लिख सकते। एन देखें, एन जो है वो वॉल नहीं होता, यहाँ पे नहीं लिखा हुआ, तो यानी कॉन्सोनेंट होगा, तो एन को आप लिख लें। इसके अलावा आप देखें ई तो वॉल होता है तो इसको आप नहीं लिख सकते, तो ये आपके पास कॉन्सोनेंट नहीं होगा। इसके बाद आप देखें वाई, तो वाई भी कॉन्सोनेंट होता है, ये वॉल की कैटेगरी में नहीं आता क्योंकि वॉल्स ये 5 लेटर्स ही होते हैं, तो इसलिए ये कॉन्सोनेंट कहलाएगा, तो इसलिए आप इसको यहाँ पर लिख लें। तो आपने बी सेट के भी एलिमेंट्स लिख लिए। अब आप देखिए इनके दरमियान रिलेशनशिप क्या है। तो अगर आप नोटिस करें बी सेट के तमाम एलिमेंट्स एम एन और वाई इस पूरे सेट ए में मौजूद है, इधर एम एन और वाई। तो जब भी किसी एक सेट के तमाम एलिमेंट दूसरे सेट में मौजूद हो तो आप यहाँ पर भी दो तरीकों से वेन डायग्राम बना सकते हैं। एक वेन डायग्राम तो आप ये बनाएंगे जो कि ओवरलैपिंग रीजन की मदद से आप बना सकते हैं, जिस तरह पिछले पार्ट्स में करते आ रहे हैं, एक वो आप सीख सकते हैं। और दूसरे में आप इसको ऐसे भी बना सकते हैं कि आप एक बड़ा सर्कल बनाएंगे और उसके अंदर एक छोटा सर्कल बनाएंगे और उसके जरिए इन दोनों सेट्स को जो है आप इलस्ट्रेट कर पाएंगे। मैं आपको दोनों समझाऊंगा, आपने दोनों समझने। तो स्टार्ट करते हैं पहले ओवरलैपिंग रीजन वाले केस से। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, इस तरह का रेक्टेंगल बना देना है जो मैंने आपके सामने यहाँ पर बना लिया है, और इसके अंदर बिल्कुल कॉर्नर पे आपने हमेशा की तरह यूनिवर्सल सेट का जो सिंबल है वो मेंशन कर देना है। ये मैं यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ। अब आपने दो ओवरलैपिंग सर्कल्स बनाने हैं, तो बनाते हैं यहाँ पर। तो पहला ओवरलैपिंग सर्कल मैं बनाने लगा हूँ, यानी पहला एक सर्कल इस तरह बना ले, ठीक है। इसकी जो आपने लेंथ है वो आपने ध्यान से रखनी है ताकि उसमें एलिमेंट्स जो हैं वो पूरे आ जाएं। लेंथ का मतलब इसका साइज, ठीक है। तो दूसरा सर्कल मैं एक और इस तरह बना लेता हूँ। ये मैंने दूसरा सर्कल बना लिया और ये मैंने इस तरह बैलेंस कर लिया इसको ताकि इसकी हाइट जो है एक जैसी लगे। अब आप इनमें से एक सर्कल का नाम ए रख दें ए सेट के ऊपर, और एक सर्कल का नाम बी रख दें बी सेट के ऊपर। अब अगेन क्योंकि ये ओवरलैपिंग सर्कल्स हैं, इनमें कुछ रीजन आप देख सकते हैं कॉमन है, एक सर्कल का दूसरे सर्कल के ऊपर मौजूद है, ओवरलैप कर रहा है। इसके अंदर जस्ट वही एलिमेंट्स लिखने होते हैं जो कॉमन है। और आपको अभी ऊपर बताया ए और बी में जो एलिमेंट्स कॉमन है वो कौन कौन से हैं, एम एन और वाई। एम एन और वाई बी में भी है और ए में भी है, तो वो आप यहाँ पर लिखें एम एन और y, इस तरीके से आपने बीच में लिख देना है। अब इसके अलावा एम एन वाई के अलावा जो एलिमेंट्स ए में बच गए हैं वो ए में लिख दें, जो बी में बच गए हैं वो बी में लिख दें। तो ए में अगर आप एम एन और y को निकाल दें तो क्या बचता है, x और z। तो आप जस्ट यहाँ पे लिख दें x और z, ओके। इसी तरीके से एम एन वाई को निकालें बी सेट में से, तो बी सेट में और कुछ बचता ही नहीं है, तो आप इसका मतलब है यहाँ पर कुछ भी नहीं लिखेंगे। तो यहाँ तक कर लिया। अब आपने ये देखना है कि ए और बी में जो एलिमेंट्स आ चुके हैं उनको छोड़ दें, और जो नहीं आए हैं और यूनिवर्सल सेट में मौजूद हैं उनको भी आपने मेंशन करना है इन दोनों सर्कल्स के बाहर और इस रेक्टेंगल के अंदर रहते हुए। तो हम यहाँ पे पहले टिक मार्क कर लेते हैं कौन कौन से ए और बी में आ गए हैं। तो ए में आया है एक्स और जी, तो यहाँ पे आप एक्स को और जी को टिक मार्क कर लें। और बी में आया था एम एन और वाई, तो एम को एन को और वाई को भी आप टिक मार्क कर लें। तो ये एलिमेंट्स आप छोड़ दें, ये ए और बी सेट में आपको नजर आ रहे हैं। इसके अलावा जो एलिमेंट्स बच गए हैं या यूनिवर्सल सेट में लिखे हुए हैं उनको आपने इन सर्कल्स के बाहर लिख देना होता है। तो वो आप देखें स्टार्ट करें तो ए से स्टार्ट हो रहे हैं, जिन पे टिक नहीं लगा हुआ सारे लिखने पड़ेंगे। तो लिखता हूं यहाँ पर ए बी सी, आप यहाँ से देखते जाएं, डी ई
F G H I J। तो J तक हमने यहाँ पर लिख लिया है। J के आगे आप देख सकते हैं क्या आता है K, तो आप यहाँ पे लिखेंगे K के बाद L आता है, आप यहाँ पे L लिख लें। M और N पे टिक लगा हुआ है, यानी वो यहाँ पर इन सेट्स के A और B के अंदर कॉमन पार्ट में आपको वैसे ही नजर आ रहे हैं, तो इनको ना लिखें। आगे देखें O से लेकर आप W तक लिखेंगे, क्योंकि X Y Z पे भी टिक लगा हुआ है, वो पहले से सेट्स के अंदर मौजूद है। तो आगे लिख लेते हैं O P Q, ठीक है, R S, और बाकी को मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ T U V W, यहाँ तक हमने लिख लिया। आगे आपने एक्स वाई जी नहीं लिखना, उस पर टिक लगा हुआ है, वो आप देख सकते हैं। एक्स यहाँ पे ए में मौजूद है और जी भी ए में मौजूद है, और वाई तो इन दोनों का कॉमन था, यानी ए में भी मौजूद था, वाई में मौजूद था, बी में मौजूद था, ऊपर भी लिखा हुआ है। तो ये आपने इसकी एक वेन डायग्राम बना ली। अब इसी वेन डायग्राम को एक और वे से भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है, मैं वो भी आपको समझा दूँ। और ये सिर्फ आपने तब करना होता है जब आपके पास एक सेट के तमाम एलिमेंट्स दूसरे सेट में आपको दिखाई दें। तो मैं यहाँ पर इस तरह का एक रेक्टेंगल बनाऊंगा और दो सर्कल्स बनाऊंगा। इस केस में एक इस तरह का बड़ा सर्कल जो मैंने बना लिया, और एक इसके अंदर एक छोटा सर्कल बनाऊंगा, इसी तरीके से, बिल्कुल इस तरीके से। ये मैंने बना लिया एक छोटा सर्कल। अब आपने करना क्या होता है, जो बड़ा सर्कल है उसको उस सेट का नाम देना है जिसके अंदर ज़्यादा एलिमेंट्स हैं। ए में देखें 5 एलिमेंट्स थे, बी में 3 थे, तो ए बड़ा सेट हुआ, तो आपने इस बड़े वाले सर्कल को, आउटर वाले सर्कल को ए नाम दे देना होता है। और इसके अलावा जो बनेगा छोटा सर्कल, उस पर दूसरे सेट का नाम आएगा जिसमें 3 एलिमेंट्स थे, जिसका नाम बी था, तो इधर आपने इसका नाम दे देना होता है बी। और बी के एलिमेंट्स बी के अंदर लिख दें। बी के अंदर क्या एलिमेंट्स थे आप ऊपर से देख सकते हैं, बी में एम एन वाई था, तो आप बी में इधर लिख दें एम एन और वाई, ये आपने बी के एलिमेंट्स लिख दिए। इसके अलावा जो एम एन वाई के अलावा छोड़ के जो ए में बचते हैं वो ए में लिख दें, वो है एक्स जी, बस एक्स और जी, बाकी तो सारे पूरे हो गए। तो बस याद रखिएगा इस बी सर्कल के वो बाहर होने चाहिए और ए सर्कल के अंदर होने चाहिए, तो मैंने एक्स और जी लिख दिया। क्योंकि बी वाले के तमाम एलिमेंट्स तो ए में ही मौजूद हैं, लेकिन ए के तमाम एलिमेंट्स बी में नहीं है, तो इसलिए वो एलिमेंट्स जो बी में नहीं है वो थोड़ा सा सर्कल के बाहर लिखेंगे और ए सर्कल की बाउंड्री के अंदर लिखेंगे। इस तरह आपने कर लिया। और बाकी तमाम एलिमेंट्स जो इस तरह ऊपर मैंशनड है, जो ये वाले मैंशन किए थे, जो यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट्स होते हैं और इन सेट्स में नहीं मौजूद होते, वो आपने यहाँ पर वैसे लिखने होते हैं। जैसे मैं लिख देता हूँ, यहाँ पे यूनिवर्सल सेट का सिंबल भी आपने बनाना है, यहाँ पे इस तरह बना लीजिएगा वो, और बाकी एलिमेंट्स ऊपर से वैसे लिख रहा हूँ, ए बी सी डी ई एफ जी एच, यहाँ पर आप आई लिख लें, जे लिख लें, ठीक है। हमारे पास के है मौजूद, एल मौजूद है, ओ मौजूद है, पी है, क्यू है, आर है, एस है, और यहाँ पे बाकी एलिमेंट्स कुछ यहाँ पे आ जाएंगे, टी यू वी और डब्ल्यू। तो इस तरीके से भी आप वेन डायग्राम को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये दोनों मेथड अवेलेबल हैं, ये वाला फॉलो होता है और ये वाला भी फॉलो होता है। मैंने दोनों आपको बता दिए ताकि जो आपकी क्लास में फॉलो हो आप उसको इजीली गेट कर लें। तो ये हमने दोनों वेन डायग्राम्स यहाँ पर बना ली। तो जब भी आपके पास ऐसा केस आए कि एक सेट के तमाम एलिमेंट दूसरे में मौजूद हो, तो आप ऐसी वेन डायग्राम भी बना सकते हैं कि एक सर्कल बड़ा हो और दूसरा सर्कल छोटा हो। छोटे वाले में छोटे के एलिमेंट्स, छोटे के अलावा जो एलिमेंट बच जाएँ वो बड़े सेट के इस तरह बाहर लिख देने, जिस तरह यहाँ पर एक्स और जी लिखा हुआ है। और बाकी ये बाहर वाले एलिमेंट्स तो आप सीख ही चुके हैं, वो वाले एलिमेंट्स होते हैं जो यूनिवर्सल सेट में होते हैं लेकिन ए और बी के अंदर नहीं लिखे होते, उनको आपने यहाँ पे लिख देना होता है। अब हमारे पास एक चीज़ रह गई, वो क्या है, आपने इनका इंटरसेक्शन भी निकालना है, तो वो यहीं पे फाइंड आउट कर लेते हैं। इसके साथ ही अब आपने इनका ए इंटरसेक्शन बी भी बताना है। ए इंटरसेक्शन बी का मतलब होता है जो कॉमन एलिमेंट्स हैं जो दोनों सेट में मौजूद थे, और वो हमेशा ओवरलैपिंग सर्कल्स के केस में यहाँ सेंटर में लिखे होते हैं, जो लिखे हुए एम एन वाई। ऊपर भी आपको बताया था इन दोनों सेट के अंदर जो एलिमेंट्स कॉमन थे वो थे एम एन और वाई, जो कि दोनों सेट के अंदर मौजूद थे। तो ये आपने इनका ए इंटरसेक्शन बी भी निकाल लिया। तो यहाँ पर हमारा ये वाला पार्ट फिनिश हुआ। अब चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ। तो अब हम स्टार्ट कर लेते हैं पार्ट नंबर डी को। तो पार्ट नंबर डी में बेसिकली दो सेट्स हमारे पास गिवन है, एक सेट ए है और एक सेट बी है। और ए सेट के आगे लिखा हुआ है कॉन्सोनेंट्स इन दी वर्ड मैथमेटिक्स, जिसका मतलब है ए सेट के अंदर आपने उन एलिमेंट्स को लिखना है जो कि कॉन्सोनेंट्स होंगे इस वाले वर्ड के अंदर, जो कि लिखा हुआ है मैथमेटिक्स। यानी मैथमेटिक्स वर्ड के अंदर वो लेटर्स जो कि कॉन्सोनेंट्स हैं उनको आपने लिख देना है, वही सेट ए के एलिमेंट्स कहलाएंगे। तो पहले सेट ए के एलिमेंट्स को लिख लेते हैं। तो ए सेट के हम यहाँ पर एलिमेंट्स लिख रहे हैं। अब कॉन्सोनेंट्स कहते हैं किसको है, तो सबसे पहले आपने ये पहचानना है कि वाउल्स किसको बोलते हैं। तो वाउल्स बोलते हैं इन 5 लेटर्स को, ए ई आई ओ एंड यू। तो ये जो 5 लेटर्स होते हैं इनको हम वाउल्स बोलते हैं, और इन 5 लेटर्स के अलावा जो लेटर्स बचते हैं इंग्लिश अल्फ़ाबेट के अंदर उन्हीं को हम कॉन्सोनेंट्स कह रहे होते हैं। तो ए ई आई ओ यू के अलावा इस वर्ड के अंदर जो लेटर्स होंगे उनको आपने ए सेट के अंदर एलिमेंट्स के तौर पे लिख देना है। तो स्टार्ट करते हैं। तो देखेंगे वर्ड है मैथमेटिक्स, सबसे पहले लिखा हुआ है एम।
तो एम जो है इन वाउल्स के अंदर नहीं आता, कहीं पे भी देख लें एम नहीं लिखा हुआ तो इसको कॉन्सोनेंट कहेंगे, ये आप यहाँ पर मेंशन करेंगे। आगे आप देखें ए लिखा हुआ है, ए तो वाउल होता है, इसको नहीं आप लिखेंगे क्योंकि जस्ट कॉन्सोनेंट्स लिख रहे हैं। टी को देखें तो टी जो है इसमें इन 5 लेटर्स में से नहीं है, यानी कॉन्सोनेंट्स कहलाएगा, तो टी को आप यहाँ पर लिख लेंगे। टी के बाद एच है, एच भी इन 5 लेटर्स में नहीं है, उसको भी आप यहाँ पर लिख लेंगे। एच के बाद ई है, ई तो जाहिर बात है वाउल होता है, उसको आप छोड़ देंगे, उसको नहीं लिखेंगे। ई के बाद एम है, वो आप पहले से लिख चुके हैं, सेट में रिपीटिशन नहीं होती, एक चीज़ एक दफ़ा ही आती है। आगे फिर से ए है, ए वाउल होता है, उसको नहीं लिख सकते। फिर टी है, वो भी आप लिख चुके हैं। उसके बाद आई है, आई तो वाउल होता है, उसको नहीं लिख सकते। सी आ गया, सी जो है वो जाहिर बात है कॉन्सोनेंट है, वो इन 5 लेटर में से नहीं है, उसको आप यहाँ पर लिखेंगे। और उसके बाद एस आता है, एस भी इन 5 लेटर में से नहीं है, यानी वो भी कॉन्सोनेंट है, उसको भी लिखेंगे और यहाँ पर ब्रैकेट क्लोज कर देंगे क्योंकि वर्ड यहाँ पर कंप्लीट हो गया। ये आपने ए सेट के एलिमेंट्स लिख लिए। अब इसी तरीके से आपने बी सेट के एलिमेंट्स लिखने हैं, तो बी सेट में भी आपने कॉन्सोनेंट्स ही लिखने हैं इस वाले वर्ड में से, जो कि इस बार लिखा हुआ है स्टैटिस्टिक्स। तो अब आपने इस वर्ड के अंदर देखना है कॉन्सोनेंट्स कौन से आ रहे हैं, यानी वो कौन से लेटर्स हैं जो ए ई आई ओ यू के अलावा है, उन्हीं को आपने यहाँ पर लिखना है। तो देखिए पहला लेटर एस है, तो यहाँ पर इन वाउल के अंदर एस नहीं आता, तो इसलिए आप इसको कॉन्सोनेंट के केस में लिखेंगे, यहाँ पर एस लिख देंगे। यहाँ पर टी है, टी भी जो है वाउल नहीं होता, यानी कॉन्सोनेंट ही होगा, तो इसलिए टी को भी यहाँ पर आप लिख लेंगे। इसके बाद देखें ए आ रहा है, ए वाउल होता है, उसको नहीं लिख सकते। फिर से टी आ रहा है, वो आप लिख चुके हैं। आई वाउल होता है, इसको भी नहीं लिख सकते। उसके बाद एस आ रहा है, वो आप लिख चुके हैं। फिर से टी आ रहा है, वो भी लिख चुके हैं। आई आ रहा है, आई वाउल होता है, उसको लिख ही नहीं सकते। और फिर आ रहा है सी, तो सी वाउल नहीं होता, वो इन 5 लेटर में से नहीं है, तो उसको आप यहाँ पर लिख लेंगे। और सी के बाद यहाँ पर वर्ड खत्म हो रहा है एस पर, एस आप पहले से लिख चुके हैं, तो इसलिए दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है, और ब्रैकेट क्लोज। तो ये आपने इन ए और बी सेट के जो एलिमेंट्स हैं इनको लिख लिया। अब आपने इनकी वेन डायग्राम बनानी है। तो देखिए वेन डायग्राम के लिए आपको इनका रिलेशनशिप ढूंढना है पहले। तो आप नोटिस करें कि जो बी सेट है इसके अंदर जो 3 एलिमेंट्स हैं एस टी और सी, ये तीनों के तीनों ए में मौजूद हैं। तो जब भी आपके पास किसी सेट के तमाम एलिमेंट्स किसी दूसरे सेट में मौजूद हो, तो इसकी वेन डायग्राम को भी हम 2 तरीकों से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एक तरीका तो ये होगा कि आप 2 सर्कल्स बनाएंगे, इसमें एक सर्कल दूसरे सर्कल के अंदर होगा, जो कि इस केस को रिप्रेजेंट कर रहा होगा कि एक सेट कंप्लीटली कंटेन करता है दूसरे सेट के अंदर। एक इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और एक तरीका यही होगा जो हम पिछले से फॉलो करते आ रहे हैं कि ओवरलैपिंग सर्कल्स बनाएंगे और उनकी मदद से इन दोनों सेट के रिलेशनशिप को रिप्रेजेंट करेंगे। मैं आपको दोनों सिखाऊंगा ताकि दोनों में से जो भी फॉलो हो आपकी क्लास में आपको अच्छे से समझ आ सके। तो पहले ओवरलैपिंग सर्कल्स वाला कर लेते हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको चीज़ें पता है कि सबसे पहले आपने इस तरीके से एक जो है रेक्टेंगल बना लेना है, और इस रेक्टेंगल के बिल्कुल कॉर्नर पे आपने यूनिवर्सल सेट का सिंबल मेंशन कर देना है। अब क्योंकि ओवरलैपिंग सर्कल्स बनाने हैं तो आपने 2 सर्कल्स बनाने हैं। तो मैं यहाँ पर एक सर्कल बनाता हूँ इस तरीके से, और दूसरा सर्कल इसी को ओवरलैप कर रहा होगा, तो दूसरा सर्कल में बना लेता हूँ कुछ इस तरीके से। और आप देख भी सकते हैं ये दोनों एक दूसरे को ओवरलैप कर रहे हैं। ये जो कुछ थोड़ा सा बीच में रीजन आपको नजर आ रहा है, यही इनका ओवरलैपिंग रीजन या यही इनका कॉमन पार्ट भी आप कह सकते हैं। तो ये कहलाते हैं ओवरलैपिंग सर्कल्स। इनका नाम रख लें। तो पहले सर्कल के ऊपर ए लिख देता हूँ, यानी ये सेट ए को रिप्रेजेंट करेगा। दूसरे सर्कल के ऊपर बी लिख देता हूँ, यानी ये सेट बी को रिप्रेजेंट करेगा। अब आपने जो कॉमन एलिमेंट्स हैं जो इन दोनों सेट पे मौजूद हैं, वो हमेशा इस ओवरलैपिंग रीजन के अंदर लिखने होते हैं। जो कॉमन पार्ट होता है जहाँ पर एक सर्कल दूसरे सर्कल के ऊपर जो मौजूद होता है, इस तरीके से, जो यहाँ पर जहाँ पे मैं कर्सर भी पॉइंट आउट कर रहा हूँ। तो आप देखें एस टी और सी वो एलिमेंट्स हैं जो ए में भी हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं एस टी और सी, और यही एलिमेंट्स बी में भी हैं एस टी और सी। तो आपने इनको सबसे पहले लिखना है। तो मैं इनको ऑर्डर वाइज लिख लेता हूँ। पहले मैं लिख लेता हूँ सी, फिर लिख लेता हूँ एस, और फिर लिख लेता हूँ टी। आप इनको एस टी सी भी लिख सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं है, बस जिस ऑर्डर में ये आते हैं मैंने उसमें लिख दिया, तो इस तरह भी चल जाएगा। आप इसको एस टी सी भी लिख सकते थे। तो दोनों सेट्स के अंदर जो कॉमन एलिमेंट्स थे वो मैंने यहाँ पर लिख दिए। अब इस कॉमन एलिमेंट के अलावा जो एलिमेंट्स बचते हैं ए में वो ए में लिख दें, और जो बचते हैं बी में वो बी में लिख दें। तो आप देखिए ए में से अगर एस टी और सी निकाल दिए जाए तो जस्ट एम और एच बचता है, तो आप यहाँ पर एम और एच लिख दें। और इसी तरीके से अगर एस टी सी में से एस टी सी को बी में से निकाल दिया जाए तो कुछ भी नहीं बचता। इसका मतलब बी के अंदर और कुछ आपने एलिमेंट्स नहीं लिखने, उसमें थे ये जो पहले से यहाँ पर कॉमन पार्ट के अंदर ओवरलैपिंग रीजन के अंदर लिखे हुए। अब जब आप ये एलिमेंट्स लिख लेंगे तो इन एलिमेंट्स के अलावा वो एलिमेंट्स जो यूनिवर्सल सेट में मौजूद हैं लेकिन इन दोनों सर्कल्स के अंदर नहीं लिखे हुए, उनको भी आपने लिखना होगा इन रेक्टेंगल की बाउंड्रीज के अंदर अंदर और इन दोनों सर्कल्स के बाहर बाहर। तो पहले हम देख लेते हैं कौन से ऐसे एलिमेंट्स हैं जो ए और बी में मौजूद हैं। तो वो है एम एच। पहले आप एम ढूंढ लें, उस पर टिक मार्क कर लेते हैं। ये ऊपर यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट्स लिखे हुए हैं, एम भी मौजूद है,
एच भी मौजूद है। इसके अलावा सी, एस और टी भी मौजूद है, तो सी पे भी टिक मार्क कर लें और एस यहाँ पे है, इस पे भी टिक मार्क कर लें और टी यहाँ पर, इस पे भी टिक मार्क कर लें। तो आपने इन एलिमेंट्स को नहीं लिखना, इसके अलावा जो यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट्स हैं उन तमाम को आपने लिख देना है इस ए और बी सर्कल के बाहर और इस रेक्टेंगल की बाउंड्रीज के अंदर। तो आइए उसको लिखते हैं। तो पहले यहाँ से स्टार्ट करेंगे। पहला एलिमेंट क्या है? ए, उसके बाद बी, मैं यहाँ से लिख रहा हूँ, सी तो उसमें आ रहा है, पहले से इसको छोड़ दें, फिर है डी, उसके बाद है ई, तो आप यहाँ पे लिखेंगे ई। तो देखें हम ई तक तो लिख चुके हैं, अब ई के आगे यहाँ पे एफ लिखा हुआ है, इसको भी आप लिखेंगे, यहाँ पे एफ लिखें, उसके आगे जी लिखा हुआ है, आप यहाँ पर जी को लिख लें। एच पे टिक मार्क लगा हुआ है, इसका मतलब है वो ए सेट के अंदर मौजूद है, यहाँ पर पहले से ही आप देख सकते हैं, इसलिए हम इसको नहीं लिखेंगे। उसके बाद आई, जे और के हैं, ये आप देख सकते हैं दोनों सेट्स में मौजूद नहीं है, तो आप यहाँ पे लिख लें आई, जे और के, यहाँ तक मैंने लिख लिया। अब उसके आगे एल है, एल को भी आप यहाँ पर मेंशन कर लें, मैं बिल्कुल इसके नीचे मेंशन कर रहा हूँ, यहाँ पर एल है। उसके बाद एम पे टिक मार्क लगा हुआ है क्योंकि वो ए सेट पे मौजूद है, इसलिए इसको यहाँ पर बाहर नहीं लिखेंगे। उसके बाद एन से लेकर आर तक जो है वो ए और बी में मौजूद नहीं है, तो इनको आपको लिखना पड़ेगा। तो आप यहाँ पे लिख लें एन, आगे लिख लें ओ, मैं यहाँ से लिख रहा हूँ, ये आप देख सकते हैं एम तो यहाँ पे था, इसको छोड़ दिया था, एन को लिख लिया, ओ को लिख लिया, उसके बाद हम लिख लेते हैं पी को, उसके बाद हम लिख लेते हैं क्यू को, और जो बाकी हैं वो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ, वो है आर, आर लिखूंगा। एस पे टिक मार्क लगा हुआ है क्योंकि वो यहाँ पर कॉमन रीजन के अंदर मौजूद है, टी पे भी टिक मार्क लगा हुआ है क्योंकि वो भी कॉमन रीजन के अंदर मौजूद है, इनको नहीं लिखेंगे। इसके अलावा सारे जी तक लिख लेंगे जो कि बनेंगे यू, ठीक है, उसके बाद वी, उसके बाद डब्ल्यू, उसके बाद एक्स, उसके बाद y और बिल्कुल एंड पे z। तो ये आपने a और b सेट को वेन डायग्राम्स के थ्रू रिप्रेजेंट कर लिया। अब इसी को एक और तरीके से भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है, इस दो सेट्स को वेन डायग्राम पे, अब हम वो भी डिस्कस कर लेते हैं। तो अब जो दूसरा वे है जिसकी मदद से हम वेन डायग्राम में इन सेट्स को इलस्ट्रेट कर सकते हैं, वो भी मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो उसके अंदर आपने क्या करना है, इसी तरीके से आपने सबसे पहले एक रेक्टेंगल बनाना है। तो हम सबसे पहले एक रेक्टेंगल बनाएंगे, बिल्कुल सेम जैसे ऊपर बनाया। तो देखिए मैंने ये एक रेक्टेंगल बना दिया इस तरीके से। अब आपने इसके बिल्कुल कॉर्नर पे यूनिवर्सल सेट का सिंबल लिख लेना है इस तरीके से। ये यूनिवर्सल सेट का सिंबल है, ये आपने बिल्कुल कॉर्नर पे मेंशन कर देना है, ये आप बिल्कुल आउटसाइड भी मेंशन कर सकते हैं। अब क्योंकि हमारे पास ऐसा केस था कि जिसमें एक सेट के तमाम एलिमेंट्स दूसरे सेट में आ रहे थे, बी सेट के तमाम एलिमेंट्स ए में मौजूद हैं, तो ऐसे केस में आपने दो सर्कल्स बनाने हैं और एक सर्कल दूसरे सर्कल के अंदर होना चाहिए। कैसे? जैसे आप देखें, सबसे पहले आप एक सर्कल इस तरह का बनाएं जैसा मैं बनाने जा रहा हूँ, एक सर्कल आप इस तरह का बनाएंगे, ये मैंने बना लिया, और इसी के अंदर दूसरा सर्कल होना चाहिए। तो इसके अंदर हम बना लेते हैं एक और सर्कल इस तरीके से। तो जो सेट छोटा है यानी जिसमें एलिमेंट्स कम है उसका नाम इस अंदर वाले सर्कल को देंगे, और जो सेट बड़ा है जिसमें एलिमेंट ज़्यादा हैं उसका नाम इस बाहर वाले सर्कल को देंगे। तो आप देखें ए सेट में ज़्यादा एलिमेंट्स थे, इसमें 5 थे, बी में 3 थे, तो जो बाहर वाला सर्कल है, बड़ा वाला सर्कल, इसको आपने ए कह देना है, और जो अंदर छोटा वाला सर्कल है इसको आपने फिर बी कह देना है। क्योंकि बी सेट कंप्लीटली ए के अंदर कंटेन कर रहा है, बी के तमाम एलिमेंट्स ए में है, इसलिए बी को अंदर बनाया गया है और ए सेट को बाहर बनाया गया है। अब आपने बी सेट के एलिमेंट्स बी में लिख देने हैं। तो बी के अंदर कौन कौन से एलिमेंट थे? सी, एस और टी, ऊपर भी मेंशन्ड है, आप यहाँ पे लिख सकते हैं। तो आप यहाँ पे लिख दें सी, एस और टी, टी, एस और सी भी लिख सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है। इसके अलावा सी, एस और टी के अलावा जो एलिमेंट्स बच जाते हैं ए के अंदर, वो अब आप ए के अंदर लिखेंगे। तो सी, एस और टी को निकाल दें तो एम और एच ही बचता है, तो आप इधर एम और एच लिख देंगे। और आप नोटिस करिएगा मैंने बी सेट के सर्कल के बाहर लिखा है एम और एच को, और ए सर्कल के अंदर लिखा है। इसका मतलब है ये वाले एलिमेंट्स ए में है, बी में नहीं है, और बी के जो एलिमेंट्स हैं वो तो ऑटोमेटिकली ए के अंदर ही हैं, वो पहले से आप देखिए मैंने सर्कल ही अंदर बनाया हुआ है। अब इन एलिमेंट्स के अलावा जो एलिमेंट्स बच गए हैं जो कि यूनिवर्सल सेट के अंदर आप कह लें मौजूद है, लेकिन इधर ए और बी के अंदर नहीं लिखे हुए, उनको आपने बाहर लिख देना है, और वो वही हैं जो मैंने आपको अभी ऊपर समझाए थे, वो यहाँ पे लिखे हुए, उन्हीं को आप यहाँ पे नोट डाउन कर देंगे। मैं ऊपर से नोट डाउन कर रहा हूँ ए, बी, डी, ई, एफ, जी, और आप ये नीचे भी लिख दें आई, जे, के और एल है, आई, जे, के और एल। बाकी कुछ एलिमेंट्स मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, एन से आगे एन, ओ, आप कहीं भी मेंशन कर सकते हैं, पी, क्यू, और ये बच गया आर, यू, वी, डब्ल्यू, एक्स और वाई, जी, आर, यू, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई, और आपके पास एट दी एंड जी। तो इसी तरीके से ये वो एलिमेंट्स जो ए और बी के अंदर मौजूद नहीं थे लेकिन यूनिवर्सल सेट में थे, वो मैंने बाहर लिख दिए, आपने भी इसी तरीके से लिख देना है। तो ये दोनों तरीकों से इसकी रिप्रेजेंटेशन हो सकती है, मैंने आपको दोनों समझा दी। अब यहाँ पर हमारा वेन डायग्राम का केस तो खत्म हो गया, अब जस्ट रह गया हमने इनका ए इंटरसेक्शन बी भी फाइंड आउट करना था, तो वो यहीं पे फाइंड आउट कर लेते हैं। ए इंटरसेक्शन बी, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ ए इंटरसेक्शन बी। तो ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा? इंटरसेक्शन बी का मतलब होता है इन दोनों सेट में जो कॉमन एलिमेंट्स थे जो दोनों में मौजूद थे, और वो मैंने
आपको बता दिया है कि यहाँ पर जो ओवरलैपिंग पार्ट होता है इसके अंदर जो एलिमेंट्स लिखे होते हैं वही कॉमन एलिमेंट्स होते हैं, वही आपके इंटरसेक्शन का आंसर होते हैं। तो इंटरसेक्शन बी का आंसर होगा यही 3 एलिमेंट्स, यानी एक सेट जिसमें 3 एलिमेंट्स होंगे सी, एस और टी। आप इनको लिख लें सी, एस और कॉमा टी। आप इन्हीं सेट के अंदर एस, सी और टी भी लिख सकते हैं, दोनों के मीनिंग सेम ही है। तो ये आपके पास यहाँ पर ये पार्ट कंप्लीट हुआ। अब चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ। तो अब आपको सामने स्क्रीन पर पार्ट नंबर ई लिखा हुआ नजर आ रहा है। तो पार्ट नंबर ई में 2 सेट्स गिवन है, सेट ए और सेट बी। सेट ए के आगे लिखा हुआ है लेटर्स ऑफ द वर्ड यूनिवर्सल, यानी वो कह रहे हैं ए सेट के अंदर वो लेटर्स एज एन एलिमेंट आएंगे जो कि इस वर्ड के अंदर मौजूद है। तो इस वर्ड के अंदर जितने भी लेटर्स आ रहे हैं आपने उनको कॉमर्स के जरिए सेपरेट करके लिख देना, वही सेट ए के एलिमेंट्स होंगे। तो पहले हम सेट ए के एलिमेंट्स लिख लेते हैं। तो यूनिवर्सल में सबसे पहले यू आ रहा है, आप यू लिखें, कॉमा डालें। उसके बाद एन आ रहा है, आप एन लिखें। उसके बाद आई आ रहा है, आप आई लिखें। फिर वी, उसके बाद ई, उसके बाद आर, उसके बाद एस, फिर ए और फिर एल। ये आपने ए सेट के जो है एलिमेंट्स लिख लिए जो कि थे यूनिवर्सल सेट के लेटर्स। तो यूनिवर्सल सेट के अंदर ये तमाम लेटर्स थे, हमने उन सबको यहाँ पर लिख दिया। इसी तरीके से बी सेट के अंदर भी आप देख सकते हैं आगे लिखा हुआ है लेटर्स ऑफ द वर्ड प्रोबेबिलिटी, यानी इस वर्ड के अंदर जो लेटर्स आ रहे हैं उनको आपने लिख देना है बी सेट के अंदर, वो बी सेट के एलिमेंट्स कहलाएंगे। तो सबसे पहले आपके पास क्या है, वो है पी है, तो आप यहाँ पर लिख लें पी। उसके बाद आप देख सकते हैं इस वर्ड में आर है, आप आर। उसके बाद ओ है, आप ओ लिख लें, कॉमा डालते जाएं। फिर बी है, फिर उसके बाद ए है, आप ए लिखें। उसके बाद फिर से बी आ रहा है। तो याद रखिएगा जो लेटर रिपीट हो रहा होगा उसको हम नहीं लिखेंगे, सेट के अंदर एक चीज़ एक दफ़ा ही आती है, तो इस बी को आप नहीं लिखेंगे। उसके बाद आई आ रहा है, आप आई लिखेंगे। एल आ रहा है, आप एल लिखेंगे क्योंकि वो पहले इसमें लिखा नहीं जा चुका। उसके बाद फिर से आई आ रहा है, आई रिपीट नहीं होगा, उसको छोड़ दें। उसके बाद टी आ रहा है, आप टी को लिखेंगे। और उसके बाद वाई आ रहा है, तो आप जस्ट किसको लिखेंगे, वाई को लिखेंगे। तो ये आपने बी सेट के एलिमेंट्स लिख लिए। अब आपने इनकी वेन डायग्राम बनानी है, उसके लिए आपने इनके दरमियान रिलेशनशिप देखना है। तो आप देखिए सबसे पहले कि क्या इनमें कुछ कॉमन है कि नहीं है। आप नोटिस करें यहाँ पर आई लिखा हुआ है, यहाँ पर भी आई है, दोनों सेट में आई मौजूद है। इसके अलावा आप देखें यहाँ पर आर मेंशन्ड है, यहाँ पर भी आर मौजूद है, आर भी दोनों में मौजूद है। इसके अलावा आप देखें यहाँ पर ए मेंशन्ड है, यहाँ पर भी ए मेंशन्ड है, आर ए भी दोनों में मौजूद है। और इसके अलावा यहाँ पर एल मेंशन्ड है, यहाँ पर भी एल मेंशन्ड है। कुछ एलिमेंट्स कॉमन है और कुछ एलिमेंट्स कॉमन नहीं है, यानी कुछ एक दोनों सेटों में मौजूद है और कुछ ऐसे भी हैं जो कि दोनों में मौजूद नहीं है, जैसे वी ए में है और बी में नहीं है। इस तरह और भी आप एलिमेंट्स देख सकते हैं। तो ऐसे केस में आपने वेन डायग्राम हमेशा बनानी होती है ओवरलैपिंग सर्कल्स की मदद से। वो क्या होते हैं आपको बता चुका हूं। तो आपने सबसे पहले क्या करना है वेन डायग्राम के लिए, किस तरह का रेक्टेंगल बना लेना है, उसके बिल्कुल कॉर्नर पे आपने यूनिवर्सल सेट का ये सिंबल मेंशन कर देना है। अब आपने 2 ओवरलैपिंग सर्कल्स बनाने हैं बिल्कुल इस तरीके से जैसे मैं बनाने जा रहा हूँ। एक ये होगा हमारा ओवरलैपिंग सर्कल और इसी तरीके से एक और आपने ओवरलैपिंग सर्कल बनाना है। तो दूसरा ओवरलैपिंग सर्कल हमारा ये होगा जो मैंने यहाँ पर आपके लिए बना दिया है। इसको थोड़ा सा आपने एडजस्ट कर देना है ताकि ये बेहतर लगे, दोनों के साइज एक जैसे लगे। अब इसमें से एक सर्कल के ऊपर ए सेट का नेम रख दें ए, दूसरे सर्कल का नाम बी रख दें, यानी बी सेट के लिहाज से। अब आपने सबसे पहले जो ये ओवरलैपिंग सर्कल्स होते हैं इनका जो बीच वाला पार्ट होता है जो कि कॉमन पार्ट होता है, ओवरलैपिंग पार्ट होता है, जहाँ पे ये सर्कल एक दूसरे के ऊपर मौजूद होते हैं, ओवरलैप कर रहे होते हैं, इसके अंदर जस्ट आपने वो एलिमेंट्स लिखने होते हैं जो कॉमन है। तो आप देखिए मैं यहाँ पर टिक मार्क कर चुका हूँ वो एलिमेंट्स जो दोनों सेट के अंदर आ रहे हैं। सबसे पहले देखें आई इसमें भी है, इसमें भी है, तो आप सबसे पहले किसको मेंशन कर दें, आई को मेंशन कर दें। ये मैंने आई को मेंशन कर दिया। उसके बाद देखें आर इसमें भी है और आर नीचे भी है, तो दूसरे सेट में भी है, तो आप यहाँ पे लिख लें आर। ये मैंने आर को मेंशन कर दिया। आर के बाद देखें आप ए जो है इसमें भी है, इसमें भी है, आप यहाँ पे मेंशन कर दे ए, तो ये ए को भी मेंशन कर दिया। इसके बाद आप देखें एल इसमें भी है, इसमें भी है, तो मैंने यहाँ पे मेंशन कर देना है एल को, तो ये मैंने एल को मेंशन कर दिया। तो वो तमाम एलिमेंट जो कॉमन थे वो मैंने यहाँ पर लिख दिए। अब कॉमन के अलावा जो एलिमेंट्स ए में बच जाएंगे वो ए में लिख दें, कॉमन के अलावा जो एलिमेंट्स बी में बच जाएंगे वो बी सर्कल के अंदर लिख दें। तो आई आर ए एल को अगर हम निकालें तो जो चीज़ें बचती हैं वो कौन सी है, वो यहाँ पे लिखनी है ए सेट के अंदर। तो ए सेट में यू बचता है, आप यूँ लिखें। इसके बाद इसमें एन बचता है, आप एन लिखें। आई तो आ चुका है इसके अंदर, छोड़ दें। वी बचता है, आप वी को लिखें। ई बचता है, ई को लिखें। आर आ चुका है, इसको छोड़ दें। एस नहीं आया, एस को लिखें। ए आ चुका है, उसको भी छोड़ दें। एल आ चुका है, उसको भी छोड़ दें, यानी जस्ट ये वाले ही एलिमेंट आएंगे। इसी तरीके से बी सेट में इन एलिमेंट्स के अलावा जो एलिमेंट्स बच गए उनको लिखें। तो सबसे पहले पी बचता है, आप पी को लिखें। आर आ चुका है, छोड़ दें। ओ बचता है, ओ को लिखें। उसके बाद बी बचता है, बी को लिखें। ए टिक मार्क हुआ हुआ है, यानी इसके अंदर मौजूद है पहले से, उसको छोड़ दें। आई भी मौजूद है, इसको भी छोड़ दें। एल भी मौजूद है, इसको भी छोड़ दें। टी बचता है, टी को लिखें। और वाई बचता है, वाई को लिखते हैं। ये आपने लिख दी। अब आपने उन एलिमेंट्स को लिखना है जो ए और बी सेट के अंदर मौजूद नहीं है लेकिन यूनिवर्सल सेट में हैं।
अब आपने उनको मेंशन करना है और इस रेक्टेंगल के अंदर रहते हुए मेंशन करना है और इन सर्कल्स के बाहर होने चाहिए वो एलिमेंट्स। तो वो यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट्स होते हैं, आपको बताता आ रहा हूँ। पहले आप देख लें कौन कौन से एलिमेंट्स ए और बी में आ चुके हैं, उनको टिक मार्क कर लेते हैं, जो बचेंगे उनको फिर बाहर लिख देंगे, यानी रेक्टेंगल के अंदर रहते हुए लिख देंगे। तो आप पहले देखें हमारे पास यू, एन, ई, वी और एस आ चुके हैं, पहले इनको मार्क कर देते हैं। तो यहाँ पे यू लिखा हुआ है, ये भी आ चुका है, आपके पास यहाँ पे एन लिखा हुआ है, ये भी आ चुका है, आपके पास यहाँ पे ई लिखा हुआ है, ये भी आ चुका है, यहाँ पे आपके पास वी लिखा हुआ है, ये वाला, ये भी आ चुका है, और इसके बाद ई तो लिख लिया हमने, एस भी आपके पास एस भी आ चुका है, यानी यू, एन, वी, ई और एस ये आपके पास आ चुके हैं, तो इनको मैंने टिक मार्क कर दिया। अब जिस तरह देखें आई, आर, ए और एल भी आ चुके हैं, तो इनको भी टिक मार्क कर दें। ये आई लिखा हुआ है, आई को टिक मार्क कर दिया, ए लिखा हुआ है, ए को भी टिक मार्क कर दिया, आर और एल रह गए हैं, ये आर को भी टिक मार्क कर दिया और ये एल को भी टिक मार्क कर दिया, ये भी आ चुका है। आगे देखें पी, ओ, बी, टी, वाई भी आ चुके हैं, इनको भी ढूंढ कर टिक मार्क कर लें। ये पी लिखा हुआ है, ये भी आ चुका है, इसके साथ ये ओ है, ये भी आ चुका है, यहाँ पे बी है, ये भी आ चुका है, इसके अलावा टी है, ये भी आ चुका है, और इसके अलावा वाई है, तो ये भी यहाँ पर आ चुका है। अब ये जो टिक मार्क कर दी हैं इनको छोड़ दें, इसके अलावा जो एलिमेंट्स हैं जो कि यूनिवर्सल सेट में मौजूद हैं, यानी ए और बी में मौजूद नहीं थे, उनको अब आपने यहाँ पर मेंशन कर देना है। तो वो कौन कौन से बचते हैं, तो हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले। तो हमारे पास जो सबसे पहले यहाँ पर बचेगा वो आप देख सकते हैं, ए बी पे तो टिक मार्क हुआ है, सी जो है वो बच रहा है, सी नहीं है। आप देखें इनमें किसी में के अंदर भी आपके पास सी नहीं लिखा हुआ, तो आप यहाँ पे किसको लिखेंगे, सी को लिखेंगे। इसके बाद डी भी आप देखें यहाँ पर नहीं है, उस पर टिक मार्क नहीं हुआ, तो डी को लिख लें। इसके बाद ई आ चुका है, उसको छोड़ दें, एफ नहीं आया उसको लिख लें, जी नहीं आया उसको लिख लें बाहर, एच नहीं आया उसको भी यहाँ पर आप मेंशन कर लें, आई आ चुका है उसको छोड़ दें। इसके अलावा जे, आप यहाँ पर जे को लिख लें, यहाँ पे मैं जे लिख लेता हूँ। इसके अलावा आप देखते साएँ के भी नहीं है आपके पास, यहाँ पे आप के को मेंशन कर दें, एल पे टिक मार्क लगा हुआ है छोड़ दें, एम पे नहीं लगा हुआ तो एम को भी यहाँ पर आप मेंशन कर दें, ये मैंने एम भी मेंशन कर दिया। अब इसके अलावा आप देख सकते हैं एन, ओ, पी सारों पर टिक मार्क लगा हुआ है, इसको छोड़ दें। क्यू नहीं आया हुआ, क्यू को लिखें आप। आर, एस, टी, यू, वी पे भी लगा हुआ है, इसको छोड़ दें। डब्ल्यू नहीं आया, आप डब्ल्यू को लिखें। एक्स भी नहीं आया उसको भी लिखें, वाई पे टिक मार्क लगा हुआ छोड़ दें, और जी नहीं आया जी को लिख दें। तो ये आपने वेन डायग्राम कंप्लीट कर ली। वो एलिमेंट्स जो ए और बी में आ चुके थे और उनको आपने छोड़ दिया, और जो बाकी बचे जो कि यूनिवर्सल सेट में थे उनको आपने इस तरीके से बाहर लिख दिया। तो ये हमारे पास हो गया इसका पार्ट नंबर ई। आप इन एलिमेंट्स को आगे पीछे करके भी लिख सकते हैं, इसलिए इसमें कंफ्यूज ना होइएगा कि किसको मैं पहले सी को लिख दिया या डी को लिख दिया। आप आगे पीछे लिख सकते हैं, बस इस रेक्टेंगल के अंदर आपने लिखना है और इन दो सर्कल्स के बाहर लिखना है, ये जरूरी है। तो यहां पर हमने इसकी वेन डायग्राम कंप्लीट कर ली। तो अब हम ए और बी का इंटरसेक्शन भी निकाल लेते हैं, बस ये रह गया। वेन डायग्राम तो हम बना चुके हैं, तो हम यहाँ पे लिखेंगे ए इंटरसेक्शन बी, और ए इंटरसेक्शन बी का मतलब होता है ए और बी सेट के अंदर जो कॉमन एलिमेंट्स हैं उनको मेंशन कर दें, और वो मैं आपको बता ही चुका हूँ, आपको वेन डायग्राम से ही पता चल जाएंगे। तो वेन डायग्राम जो आपने बनाई होगी ओवरलैपिंग सर्कल्स वाली, जिस तरह आपके सामने आपको नजर आ रही है, इसमें जो ये कॉमन पार्ट होता है, जो ओवरलैपिंग पार्ट होता है, जहाँ पे सर्कल एक दूसरे को ओवरलैप कर रहे होते हैं, इस रीजन के अंदर जो एलिमेंट्स लिखे होते हैं वो आपके इंटरसेक्शन को शो कर रहे होते हैं। यानी ए और बी में जो एलिमेंट्स कॉमन है वो यहाँ पर लिखे गए होते हैं। तो जब भी आपने ए इंटरसेक्शन बी निकालना होगा इस तरह के केसेस में, आपने इन्हीं एलिमेंट्स को अपने इंटरसेक्शन वाले सेट के अंदर लिख देना है, जिसमें आपने इंटरसेक्शन के एलिमेंट्स लिखने होंगे। तो आप इस तरह की कर्ली ब्रैकेट्स लगाएं और इन एलिमेंट्स को लिख दें। इसमें ए आ रहा है, आप देखें आई आ रहा है, आर आ रहा है और एल आ रहा है, तो आप इसको लिख दें ए, आई, आर और एल। आप इनको आगे पीछे करके भी लिख सकते हैं, ऑर्डर वाइज लिख लें तो भी ठीक है, ना लिखें तो भी ठीक है, लेकिन उन्हीं एलिमेंट्स को लिखना है जो ए और बी सेट दोनों में मौजूद थे। तो ये वो एलिमेंट्स थे ए, आई, आर और एल जो दोनों में मौजूद थे और यहाँ पे लिखे गए थे, उन्हीं को मैंने मेंशन कर दिया। ये आपने इनका इंटरसेक्शन फाइंड आउट कर लिया। तो यहाँ पर ये पार्ट भी फिनिश हुआ। अब चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ। तो अब आपको सामने स्क्रीन पर पार्ट नंबर एफ लिखा हुआ नजर आ रहा है। तो पार्ट नंबर एफ में भी दो सेट्स गिवन है, एक सेट ए और एक सेट बी। ए सेट के आगे लिखा हुआ है वाउल्स इन द वर्ड ट्रांसफॉर्मेशंस, यानी जो वर्ड लिखा हुआ है ट्रांसफॉर्मेशंस, इसमें जो लेटर्स वाउल्स की कैटेगरी में आते हैं आपने उन्हीं को सेट ए के अंदर एलिमेंट्स के तौर पे लिख देना है। और वाउल्स क्या होते हैं, वो 5 लेटर्स होते हैं जो कि होते हैं ए, ई, आई, ओ एंड यू। तो आपको इन 5 लेटर में से कोई भी लेटर इस वर्ड में नजर आएगा ट्रांसफॉर्मेशन में, आपने उसको ए सेट के अंदर लिख लेना है एलिमेंट्स के तौर पे। तो आइए हम पहले ए सेट के एलिमेंट्स लिखते हैं। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे टी लिखा हुआ है, तो टी तो इन 5 लेटर में से नहीं है, यानी वाउल नहीं होता, इसलिए उसको नहीं लिखेंगे। आगे आर लिखा हुआ है, आर भी वाउल नहीं होता, उसको भी नहीं लिखेंगे। उसके बाद ए आ रहा है, ए वाउल होता है, तो उसको आप यहाँ पर लिख लें, आपने ए को लिख लिया, आगे कॉमा डाल लें। उसके बाद एन लिखा हुआ है, एन भी वाउल नहीं होता, एस भी वाउल नहीं होता, एफ लिखा हुआ है वो भी वाउल नहीं होता, फिर ओ लिखा हुआ है, ओ एक वाउल होता है, यहाँ पे मेंशन भी है, ओ को भी आप यहाँ पर लिख लें।
उसके बाद आप देखें आर लिखा हुआ है, आर भी वाउल नहीं होता, एम लिखा हुआ है वो भी नहीं होता, फिर ए लिखा हुआ है, ए अगेन वाउल होता है, वो आप पहले से लिख चुके हैं, सेट के अंदर रिपीटेशन अलाउ नहीं होती इसलिए दोबारा से ए नहीं लिखेंगे, एक दफ़ा लिखा गया वही काफ़ी है। आगे टी लिखा हुआ है वो वाउल नहीं होता, फिर आई आ रहा है, आई वाउल होता है तो इसलिए आई को यहाँ पे लिखेंगे, वो यहाँ पर भी लिखा हुआ है। उसके बाद ओ आ रहा है, ओ भी वाउल होता है, वो हम पहले लिख चुके हैं, रिपीटेशन अलाउ नहीं है तो इसलिए दोबारा नहीं लिखेंगे। एन वाउल नहीं होता, और उसके बाद आप देखें एस भी जो है वो भी वाउल नहीं होता, तो इसका मतलब जस्ट ये 3 ही वाउल आपको मिले, यही आपने लिखने थे, ये आपने यहाँ पर मेंशन कर लिए। अब आपने ए सेट के एलिमेंट्स लिख लिए, अब इसी तरीके से आप बी सेट के एलिमेंट्स भी लिख लें। तो बी सेट के अंदर भी आपने यही करना है, आपने वाउल्स लिखने हैं जो कि इस वर्ड में मौजूद हैं, और इस बार जो वर्ड है वो है कम्बिनेशंस। कम्बिनेशन स्टार्ट हो रहा है सी से, सी वाउल नहीं होता उसको नहीं लिखेंगे, फिर आता है ओ वाउल होता है उसको आप यहाँ पर लिख लें। उसके बाद एम है, वो वाउल नहीं होता उसको छोड़ दें, बी वाउल नहीं होता उसको छोड़ दें, आई वाउल होता है तो आई को आप यहाँ पर लिख लें जिस तरह मैंने लिख लिया। एन बी वाउल नहीं होता उसको छोड़ दें, ए वाउल होता है उसको लिख लें, तो यहाँ पर मैंने ए लिख लिया। उसके बाद टी वाउल नहीं होता, आई होता है, वो मैं पहले से लिख चुका हूँ उसको दोबारा नहीं लिखूंगा। ओ पहले से लिख चुका हूँ दोबारा नहीं लिखूंगा। एन और एस वाउल होते ही नहीं है तो उसको तो लिखने की जरूरत नहीं है, यानी वर्ड एंड हो गया, तो आपने इस बी सेट के एलिमेंट्स को भी लिख लिए। अब आपको चीज़ें पता चल चुकी हैं, अब हमने इनकी वेन डायग्राम बनानी है। ये दोनों सेट्स ही आप कह लें एक तरह के इक्वल सेट्स हैं, इसमें एक जैसे ही एलिमेंट्स हैं, तो आपने इसकी वेन डायग्राम ओवरलैपिंग सेट से ही शो करवा देनी है। वो कैसे? आप इस तरीके से एक रेक्टेंगल बनाएंगे जिस तरह हम बनाते आ रहे हैं, इसके बिल्कुल कॉर्नर पे आपने यूनिवर्सल सेट का सिंबल बना देना है, या आप बाहर भी बना सकते हैं, इधर भी कॉर्नर पे भी बना सकते हैं। अब आप 2 सर्कल्स लें जो कि ओवरलैपिंग सर्कल्स हो, तो एक सर्कल मैंने ये पिक कर लिया, और इसी तरीके से एक सर्कल मैं और बना लेता हूँ। लेट्स से ये मैंने एक दूसरा सर्कल बना लिया, इसकी आपने जो विड्थ वगैरह है, हाइट है, वो एडजस्ट कर लेनी है, और इस तरीके से कर लेनी है कि ये दोनों एक जैसी लगें। अब इसमें से एक सर्कल का नाम मैं ए सेट पे रख देता हूँ ए, और दूसरे सर्कल का नाम बी सेट पे बी रख लेता हूँ। अब आपको पता है जो इनका ओवरलैपिंग रीजन होता है, यानी वो हिस्सा जहाँ पे ये सर्कल एक दूसरे को ओवरलैप कर रहे होते हैं, उसके अंदर जस्ट कॉमन एलिमेंट्स आते हैं। और आप देख सकते हैं इन तीनों के अंदर जो 3 ही एलिमेंट्स है वो तीनों ही कॉमन है, ए इन दोनों में है, आई भी इन दोनों में है, और ओ भी इन दोनों में है, तो आपने उसी को लिख लेना है। तो हम इसको लिख लेते हैं ए, आई एंड ओ, ये तीनों ही एलिमेंट है। आप इनको किसी भी ऑर्डर में लिख सकते हैं, अगर ऑर्डर वाइज लिख लें तो ठीक है, बेहतर हो जाता है, ना भी लिखें ऑर्डर के बगैर भी लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। इसके अलावा आप देखें इन 3 एलिमेंट्स के अलावा ना तो कोई एलिमेंट ए में है और ना ही कोई एलिमेंट बी में है, इसका मतलब बाकी जगह पे आप कुछ भी नहीं लिखेंगे। अब जो एलिमेंट्स ए और बी में आ जाते हैं, उनके अलावा जो एलिमेंट्स बचते हैं जो कि यूनिवर्सल सेट में होते हैं, उनको आपने इन दोनों सर्कल्स के बाहर और इस रेक्टेंगल के अंदर रहते हुए लिखना होता है। तो देखिए ऊपर यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट्स लिखे हुए हैं, इसमें हम ए को लिख चुके हैं क्योंकि वो इस दोनों सेट के अंदर मौजूद है, आई को भी लिख चुके हैं और ओ को भी लिख चुके हैं। तो इसके अलावा जितने भी आपको यहाँ पर एलिमेंट्स नजर आ रहे हैं यूनिवर्सल सेट के अंदर, वो आपको सारे मेंशन करने पड़ेंगे इन सर्कल्स के बाहर, जिस तरह पिछले पार्ट्स में मेंशन करते आ रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं बी से, तो पहले आएगा बी, फिर आएगा सी, फिर आएगा डी, उसके बाद ई, आप किसी भी ऑर्डर में लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। आगे एफ, फिर जी, ठीक है, उसके बाद एच, आई आप लिख चुके हैं, अंदर आ चुका है सेट में, इसको नहीं लिखेंगे। फिर आपके पास आएगा जे, यहाँ पे जे लिख दें, फिर आपके पास आएगा के, उसके बाद आप देख सकते हैं एल, उसके बाद आप देख सकते हैं एम, फिर एन, ओ आपके पास यहाँ पर आ चुका है, उसको छोड़ दें, फिर आता है पी, बाकी को मैं यहाँ पे एडजस्ट करता हूँ, तो वो है क्यू, यहाँ तक पहुँच चुके हैं हम, क्यू, उसके बाद आर, फिर एस, फिर टी, उसके बाद यू वी डब्ल्यू एक्स वाई और जी, यानी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई और जी। जितनी आप स्पेस छोड़ेंगे लेटर्स के दरमियान, उतनी चीज़ें बेहतर रहेंगी। तो ये मैंने आपको जो है वेन डायग्राम में यहाँ पर चीज़ें मेंशन करके दिखा दी। ये हमारी वेन डायग्राम बन गई। अब जस्ट आपने इनका इंटरसेक्शन भी फाइंड आउट करना है, तो आप लिखेंगे ए इंटरसेक्शन बी। इसका मतलब होता है ए और बी में जो कॉमन एलिमेंट्स हैं उनको लिख दें। वो मैं आपको बता चुका हूँ, ये जो ओवरलैपिंग पार्ट होता है इसके अंदर जो एलिमेंट्स लिखे होते हैं, यही आपके इंटरसेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, यही कॉमन एलिमेंट्स हैं। वैसे भी सेट से भी देख सकते हैं कि इन दोनों सेट में एक जैसे एलिमेंट्स थे, वही कॉमन एलिमेंट्स थे। तो आप इनको लिख देंगे। वो कौन कौन से हैं? वो हैं ए, आई और ओ। तो आप लिख दें ए, आई और ओ। तो ये आपने इनका इंटरसेक्शन भी फाइंड आउट कर लिया। तो यहाँ पर हमारे पास ये तमाम पार्ट्स फिनिश हुए। उम्मीद है आपको ये तमाम पार्ट्स समझ आए होंगे। मैंने हर पार्ट के अंदर डिटेल में चीज़ें बताई हैं। जहाँ पर 2 वेन डायग्राम्स बन सकती थी, वहाँ पर 2 भी बनाकर दिखाई हैं, ताकि आपके लिए आसानी हो। तो उम्मीद है अब इंशाल्लाह आपको चीज़ समझ आई होंगी। इंशाल्लाह आप नेक्स्ट वीडियो से मिलते हैं बाकी सॉल्यूशंस के साथ।